नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। हम मौजूद हैं सीतापुर जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में। हमारे साथ जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज आदरणीय अभिषेक उपाध्याय जी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विगत कई वर्षों से जनपद के उन तमाम, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नेतृत्व में पूरे देश में काम करता है। तो पूरे देश के उन तमाम महिलाओं को, बच्चों को और दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के उन लोगों को जो न्याय पाने में असमर्थ रहते हैं, उनके लिए निःशुल्क उनके द्वार जाकर के कहा जाता है न्याय दिलाने की का काम कर रहा है। सीतापुर जनपद में भी इसकी जीती जागती मिसाल विगत कई वर्षों से सीतापुर जनपदवासी महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तहसील स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक, चाहे वो स्वच्छता पखवाड़ा हो, चाहे समय समय पर ज़रूरत के हिसाब से घटनाओं को संज्ञान लेते हुए लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूरी टीम आदरणीय अभिषेक उपाध्याय जी के नेतृत्व में काम करती है। हम जानेंगे अभिषेक उपाध्याय जी से सीतापुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जाने महिला अधिनियम एवं उनके अधिकार एवं कानून, इस विषय पर केंद्रित एक पुस्तक संपादित की गई है। उस पुस्तक में बच्चों, महिलाओं से संबंधित तमाम ऐसे कानूनों का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, जो आज के समय में दैनिक दिनचर्या में जानकारी होना जिनकी आवश्यक है। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे ज़िले में तहसील स्तर पर जाकर के विगत कई वर्षों से लगातार कई कार्यक्रम अवेयरनेस के आयोजित कर रहा है। इन सब के बावजूद भी इस पुस्तक को निकालकर आधी आबादी बच्चों के हित में संपादित करने की क्या आवश्यकता महसूस? देखिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसकी आवाज़ है जिसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। इसी उपक्रम में हम लोगों ने ये सोचा कि जो आधी आबादी से के अधिकारों से संबंधित जो भी हमारे कानून हैं, और बड़े अफसोस की बात है कि वो आधी आबादी उन कानूनों से अनभिज्ञ है, उनको हम लोग एक संकलित फॉर्म में ले आए। अच्छा, ये पुस्तक सिर्फ आधी आबादी से ही संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर ये उनके अधिकार हैं तो किसी न किसी के कर्तव्य होंगे, तभी उनके अधिकार पूरे हो पाएंगे। और ये जो दूसरी आधी आबादी है, ये उनके कर्तव्य बन जाते हैं कि उनको इस तरीके से चीज़ें दिया जाए। जानकारी होना पूरी आबादी के लिए ज़रूरी है कि एक तरफ कोई करने वाला है और एक तरफ कोई पाने वाला है। ये दोनों ही तभी पूर्ण हो पाएंगे, दोनों ये जानकार रहेंगे कि अगर कोई ऐसा अधिकार है तो हमें इस तरीके से कोई काम नहीं करना है या इस तरीके से कोई काम करना है, तभी महिलाएं उस अधिकारों को पा सकेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने सोचा कि इस जितने भी करीब 12-13 ऐसे माइनर एक्ट्स हैं, जिनको अगर हम लोग सिंपल बोलचाल की भाषा में संकलित कर लें तो ये इसका प्रचार प्रसार हम जनमानस तक करा सकेंगे। सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस पुस्तक को ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने की क्या कार्य योजना है? देखिए, पूरे सीतापुर की आबादी 44 लाख है, और अगर हम आधी आबादी की बात करें तो लगभग 21-22 लाख महिलाएं होंगी यहाँ पर। तो इस पुस्तक को हम 21-22 लाख की प्रतियां हर महिला को उपलब्ध कराना, ये तो किसी के भी संभव नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग फिल्ट्रेशन, अपने चीज़ों को जो है प्रचार प्रसार के लिए फिल्ट्रेशन थ्योरी पर वर्क करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम समाज के 1% चिन्हित, 2% चिन्हित लोगों को पहले चुन लेते हैं और पहले उनको हम सक्रिय कर देते हैं, उनको हम अप्राइज कर देते हैं, संवेदनशील बना देते हैं उस चीज़ों को लेकर, और फिर वो जो है बाकी के 98%, 99% लोगों को तक अपनी बात रख लेंगे। तो इसी सब उपक्रम में हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग जैसे राजस्व अधिकारी है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हम पहले महिलाओं के अधिकारों के प्रति सचेत कर दें और उनको एक एक प्रति जो है भेंट कर दें। तो इस उपक्रम में मैंने अपने जिलाधीश महोदय,
एसपी साहब, अपने ज़िले के जो 2-3 सारे बड़े-बड़े अधिकारियों को हमने ये पुस्तक भेंट की हुई है और आगे चलकर ये हम सारे सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स को भिजवा देंगे, सारे पुलिस ऑफिसर्स को भिजवा देंगे और जो उसके बाद जो हमारी पुस्तकें बचेंगी उसे हम अगर कहीं शिविर में गए तो वहाँ पर महिलाओं को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो पुस्तकें समाज के जो आगे बढ़ चढ़कर काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो बड़े अधिकारी हैं जिनसे जनमानस अपनी समस्याओं को लेकर के रोज़ मिलता है, उन सबको इस पुस्तक के को दे करके उनके माध्यम से आधी आबादी तक, बच्चों तक अवेयरनेस फैलाने का काम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा। सर, पुस्तक के अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। क्या आप ये मानते हैं कि मौलिक अधिकार और अपने कर्तव्यों की जानकारी होने के बावजूद भी कई बार अपराध होने के बाद जो झिझक होती है, ख़ास तौर पर महिलाओं में, बच्चों में एक भय की बात होती है, उसको दूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कर रहा है? देखिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इस तरीके के जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके साथ कोई अपराध होता है तो उनको एक झिझक होती है। लेकिन वो झिझक क्यों? देखिए, वो किसी घटना के विक्टिम हैं, वो खुद दोषी नहीं है और ये जो हमारे सामाजिक इन्वायरमेंट है, हमें इसी सामाजिक इन्वायरमेंट को तो बदलना है और वो सामाजिक इन्वायरमेंट जो है वो ज्ञान के माध्यम से ही बदला जा सकता है। अगर सब लोग ये जान लें कि ये कोई दोष है, ये कोई गलत काम है, जैसे मान लीजिए वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, सबको अगर ये पूरा समाज इसकी भर्त्सना करे कि इस तरीके का काम नहीं होना है, सबसे पहले तो समाज को ये जानना है कि ऐसा कोई कानून है कि अगर आपने कोई वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो ये गलत है। दूसरी बात ये कि किस तरीके की चीज़ों को आप गलत मानते हैं। ऐसे छोटे छोटे जो कमेंट्स होते हैं महिलाओं को बुरे लगते हैं, लेकिन वो चिन्हित ही नहीं है कि इस तरीके की भी चीज़ें सेक्सुअल हैरेसमेंट के दायरे में आते हैं। तो ये अगर जानकारी सब लोगों को हो जाएगी तो फिर ये झिझक भी दूर हो जाएगी और हम लोग जो हैं जो इस समाज में ऐसी जहाँ पर बैठे हुए हैं कि वो इस समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो जिनके ऊपर ये दायित्व है कि वो इस तरीके की चीज़ों को रोक सकें, तो जब ये लोग एक डिमांड क्रिएट करेंगे कि हमें देखिए हमारे साथ ऐसा कोई ऑफेंस हुआ, कोई ऐसा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई तो आएगी ही और फिर हम इनका जो भी समस्या है उनका निराकरण कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो पढ़कर, इस पुस्तक को पढ़कर या इन कानूनों को पढ़कर जब वो अपने आप एनलाइटेंड हो जाएंगे, एम्पावर्ड हो जाएंगे, तो ये झिझक भी दूर हो जाएगी और वो सामने आएंगे और हम लोग फिर इस तरीके से, वो संस्थाएं भी बड़ी तेज़ी से काम करेंगी, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सब कुछ का एक्टिवेशन जो है वो इसी बात पर निर्भर करता है कि जो विक्टिम्स हैं वो कितने लर्नेड हैं, कितने जानकार हैं। एक बार बस उनको जानकारी की ज़रूरत है, एक बार विक्टिम्स को पता चल गया तो वो फिर सारी संस्थाओं को अपने आप वो एक्टिवेट हो करा लेंगे। लेकिन वो जो झिझक, जो बात आप कह रहे हैं, वो झिझक भी इन्हीं ज्ञान के माध्यम से तोड़ने वाली बात हो जाएगी। इसके अतिरिक्त सर, घरेलू हिंसा को पुस्तक में बहुत डिटेल में इसका उल्लेख किया गया है। घरेलू हिंसा की जानकारी होने के बावजूद भी देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो इसके प्रति बहुत पीछे रहती हैं या भय में रहती हैं या न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके प्रति सशंकित रहती हैं। इस भावना को दूर करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या कार्य योजना तैयार किया है या उसके प्रति कौन कौन से जो है कार्यक्रमों के आयोजन करने का विचार है? देखिए, जो आपने ग्रामीण और अर्बन और ग्रामीण परिवेश की बात कही है, शहरी परिवेश और ग्रामीण परिवेश की बात कही है, देखिए हमारा कानून तो न्यूट्रल है, स्केल न्यूट्रल है, वो अर्बन और रूरल एरिया में डिफ्रेंशिएट नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि असेसिबिलिटी टू जस्टिस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी असेसिबिलिटी क्या ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त है कि नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए न्यायालय है या कलेक्ट्रेट है या जो संस्थाएं हैं, अगर कोई यह सीतापुर का मसला है, कोई बहुत शहर का मसला है, तो वो 1-2 किलोमीटर की बात है। लेकिन अभी मान लीजिए महमूदाबाद के किसी ग्रामीण अंचल की बात हो तो वो बट नेचुरल है कि 90 किलोमीटर दूर मसला है।
तो 90 किलोमीटर दूर में रहने वाली महिला एक बार झिझकेगी कि मैं कैसे जाऊं, कैसे क्या करूं। लेकिन जब उस 90 किलोमीटर वाली महिला को भी ये पता होगा कि ये संस्थाएं, अगर मैं जाऊं या ये संस्थाएं भी मुझ तक चलकर पहुंच सकती हैं, या कोई ऐसा माध्यम बन सकता है जो हमारे और संस्थाओं के बीच काम कर सकता है, जैसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कर रहा है, तो वो जो झिझक है, जो रूरल एरिया में अभी भी जो महिलाओं को जो घूंघट में रखने वाली बात है, या जो घर की बात घर के अंदर ही रह जाए तो अच्छी है, ये सब जो बातें आती हैं, तो वो अब वो सब चीज़ें नहीं रहेंगी। एक बार बस इनका एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, और अगर वो एम्पावरमेंट हो जाएगा तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसमें सर पुस्तक में मैंने देखा कि सेक्सुअल हरेसमेंट है या दहेज उत्पीड़न है, जितने भी इस तरीके के महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उन कानूनों को बहुत ही सरल भाषा में आपने उसको जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की है, सफल कोशिश की है। ये महिलाओं को जागरूक करने में कितना सफल होगा, और अभी तक जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, उससे कितने प्रतिशत महिलाओं में जागरूकता हुई है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे सर? देखिए, हम लोग 100% सफल होंगे, पर ये बात अलग है कि हम सभी लोगों को टाइम लगेगा। देखिए, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दिया जो है वो कितनी भी अंधेरी रात हो उसको दूर करने के लिए सक्षम होता है। और कोई भी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो है वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो ज़ीरो से असंख्य गुना ज़्यादा होती है। उसी तरह अगर हम प्रयास कर रहे हैं, आबादी बड़ी है, अगर मान लीजिए 22 लाख की आबादी महिलाओं की है, तो ये बात सही है कि हमारी 1000 पुस्तकें जो हैं वो कितने लोगों तक पहुंच पाएंगी, लेकिन हम जितने लोगों तक भी पहुंच पाएंगे, और फिर वो जो हमसे मदद मांगेंगे, और फिर उन जो काम हम लोग करेंगे और जो उनको रिलीफ मिलेगी, वो सबसे बड़े हमारे एडवर्टाइजर्स होंगे। और वो जाकर जब समाज उन्हें देखेगा कि वो इस तरीके से एम्पावर्ड होकर उन्होंने इस तरीके से किस संस्थाओं का दरवाज़ा खटखटाया था, और फिर उनको संस्थाओं से किस तरीके से रिलीफ मिली, तो वो सबसे ज़्यादा लोग जब एक मॉडल के रूप में उनको देखेंगे, तो फिर हम वो इनलाइटेंड होंगे। और इस तरीके से सारी एक कर एक दिन ऐसा आएगा कि सारी महिलाएं जो हैं, हम बिल्कुल प्रगतिशील पथ पर जाएंगे, और एक डेवलप्ड नेशन की तरह, अमेरिका, यूएसए की तरह, ग्रेट ब्रिटेन की तरह हमारी महिलाएं भी बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी। कई बार लैंगिक अपराधों की घटनाएं सामने आती हैं। पुस्तक में भी मैंने देखा सर, लैंगिक अपराधों को लेकर के बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश की गई है। हमारे दर्शकों को लैंगिक अपराधों के प्रति जो जागरूकता है वो समाज में बहुत ही कम है। हमारे दर्शकों को हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा डिटेल में सर बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, जो लैंगिक अपराध है वो एक तरीके से देखा जाए तो अपराध, बहुत बड़ा कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वो एक मेंटल डिफेक्ट है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसके विरुद्ध हमें कानून बनाना पड़ा, और बहुत बड़े बड़े कानून बनाने पड़े। वो इसलिए क्योंकि हमारा समाज जो है वो बहुत सहिष्णु है, वो अपने बच्चों की गलती को बहुत पर्दा डालते हैं। और जैसे मैंने अपने कैरियर में ये देखा कि जो रेप कल्प्रिट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वन फाइन मॉर्निंग उन्होंने किसी को उठाकर किसी का रेप के वो इंसिडेंट हो गया और वो आए। इससे पहले वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने सिम्टम्स, अपनी मानसिक विकृति का सिम्टम्स वो देना शुरू कर देते हैं जब वो 10 साल के होते हैं, जब वो 12 साल के होते हैं, जब वो 14 साल के होते हैं, 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तो वो विकृत सिम्टम्स वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन गाँव में छेड़छाड़ होती है, कहीं किसी का दुपट्टा खींच लिया, कहीं किसी का वो कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आता है कि पता चलता है कि कोई विभत्स, जो जैसे दिल्ली कांड हो गया, कोई ऐसा बड़ा कांड हो जाता है। तो अगर हमारा समाज इन सब तरीके के लैंगिक अपराधों के प्रति सहिष्णु ना हो, और पहले ही दिन माता पिता को जैसे ही पता चले, देखिए कोई भी बच्चा गलती करता है तो माता पिता ऐसे नहीं होते कि उनको उस गलती के बारे में पता ना हो, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होते, और ना ही उस पर वो कोई करेक्शनल स्टेप्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा,
अगर मेंटल कोई डिफॉर्मेशन है तो उन्हें डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। अब तो हर ज़िले में जो है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ों के अभाव में एक दिन जो है एक बड़ा कांड हो जाता है, जिसके लिए हमारी पुलिस प्रशासन, हमें कानून, पॉस्को एक्ट, ये सब सक्रिय हो जाता है। तो आपके माध्यम से मैं सीतापुर की जनता से ये अनुरोध करूँगा कि वो लैंगिक अपराधों के प्रति बिल्कुल सहिष्णु ना हो, और जैसे ही जो भी आदमी, जो भी बच्चा, उनको ये लगे कि वो इस तरीके के सिम्टम्स दे रहा है, तो वो खुद उसकी काउंसलिंग करें, उसकी गलती को बताएं, डॉक्टर्स से मदद लें, समाज सेवियों से मदद लें, और अगर फिर भी नहीं करेक्ट हो रहा है तो उसको डांटे, धमकाएं, उसको ऑस्ट्रेसाइज करें, उसको समाज से निकालने की बात करें, कहें कि भाई तुम्हारा कहीं स्थान नहीं है। उसको महिमा मंडित ना करें कि ये तुमने काम किया तो ये बहुत अच्छी बात है या बहुत पुरुषों वाला काम है। ये किसी भी लड़की की इज्जत से खेलना कतई पुरुषों वाला काम नहीं है, ये सबसे बड़ा निकृष्ट काम है। अगर पुरुषों वाला वो काम है कि आप लोगों का इज्जत करें, आप लोगों की इज्जत को जो है बढ़ाएं, ना कि उनकी बेइज्जती करें। तो इस तरीके से माँ बाप को अपने बच्चों को पालना चाहिए, तभी हम अपने समाज से एक दिन लैंगिक अपराधों को दूर कर सकेंगे। इसमें सर पुस्तक में मैंने देखा यौन उत्पीड़न को लेकर के काफ़ी संजीदगी देखने को मिली। उससे संबंधित कानूनों को बड़ा विस्तार से उसका जिक्र किया गया। कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि कई बार सीनियर्स के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, अपने जूनियर्स के साथ में इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। इस क्षेत्र में घटनाएं होने के बाद में कई बार सीनियर्स के दबाव में झिझकती हैं महिलाएं। ऐसे में इस कानून को आप कहाँ तक सफल मानते हैं? देखिए, कानून हर जो बने हुए हैं वो बिल्कुल सफल हैं, बस ये है कि हम उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं कि उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। अब देखिए, एक और बड़ा इसी से जुड़ा हुआ एक तथ्य ये है कि देखिए, 2 किताबें जिसने दुनिया के इस विचारधारा को बदल दिया, वो एक किताब जो 1717 में लिखी गई थी, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई थी, और ठीक उसके 200 साल बाद जो है एक किताब लिखी गई एशियन ड्रामा, गुनाल मंडल की है। और इस किताब में जो है एन इंक्वायरी इनटू द कॉज एंड वेल्थ पॉवर्टी ऑफ नेशन, जिसका सब टाइटल एशियन ड्रामा है, उसमें ये कहा गया है कि जो ये डेवलपिंग स्टेट्स हैं ये सॉफ्ट स्टेट्स हैं। इसका अर्थ ये कि ये अपने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करा पा रहे हैं। कानून तो इन्होंने अच्छे बना लिए, तो हमें यही करना है कि ये जो इस तरीके की चीज़ें जो कानून बनकर आया उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो है बहुत विशाखा की रूलिंग के बाद जो है उन्होंने डायरेक्शंस दिए, और हम लोग के पास एक प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट कर एक पूरा एक्ट हम लोग के सामने देखने को मिलता है, वो आ गया है। और इसमें जो है एक जिला स्तर पर जो है एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें यहाँ पर जिले स्तर पर जो है डीपीओ जो है वो सदस्य सचिव हैं, और 5 लोगों की कमेटी है, ये फंक्शनल है। अब इसमें जो भी शिकायत आती है, अगर ये 10 लोगों से कम की है तो कोई नियोक्ता जो है, अगर वो 10 लोगों से कम है या आप उसका नियोक्ता के प्रति ही, सीनियर्स जो आप कह रहे हैं, कोई बॉस है उसके प्रति ही कोई शिकायत है, तो वो सीधे उस कमेटी में शिकायत कर सकता है, और उसके बाद जो है पूरा जिला प्रशासन उसको इंक्वायर करेगा, और उस पर जो भी अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस बनते होंगे तो क्रिमिनल चार्जेस भी फ्रेम होंगे, एफआईआर की स्थिति होगी तो एफआईआर की स्थिति होगी। तो इसमें ऐसे लोग, जो आपने ये प्रश्न किया कि भाई लोग डरे रहते हैं अपने बॉस के खिलाफ शिकायत करने में, तो उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर कोई कानून को तोड़ रहा है तो हम एक सॉवरेन अथॉरिटी इंडिया के जो है सिटीजन्स हैं, और जो भी कानून है वो सर्वोच्च है। अगर ऐसा कोई कानून है तो वो कानून अपनी जनता को जो है मदद करने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, उसने कई संस्थाएं बना रखी हैं। तो ये मत सोचिए कि आपके बॉस आपसे के बारे में क्या सोचेंगे, आपकी नौकरी जा सकती है, कुछ बैड एंट्री हो सकती है। आप अपनी बातें जो है, हर डिपार्टमेंट में जो है एक इंटरनल ग्रीवांस कमेटी बनाई गई है, जिला स्तर पर भी बनी हुई है। आप इन सब सारी चीज़ों को इसका सदुपयोग करें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि लोग झिझक में इसका सदुपयोग नहीं करते, तो ऐसी कोई झिझक रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब तक आप बोलेंगे नहीं, जो विक्टिम है वो सामने नहीं आएगा, तब तक संस्थाएं कुछ नहीं कर सकती। और संस्थाओं के लिए ज़रूरी संस्थाएं बनाई गई हैं विक्टिम के लिए। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहीं ना कहीं, देखिए, हमारा कैच वर्ड ये है कनेक्टिंग पीपल फॉर जस्टिस, और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्टिंग पीपल एंड इंस्टीट्यूशन
फॉर जस्टिस। हम इंस्टीट्यूशंस को इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं, पीपल टू इंस्टीट्यूशन कनेक्ट कर रहे हैं, और दो तरफा हम ये काम कर रहे हैं। तो ये सब काम, अगर उनको झिझक है कहीं कोई हेल्प लेने के लिए, वो हमारे विभाग आकर लीगल एड ले सकते हैं, हमें प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, हम उसे संदर्भित कर सकते हैं इस तरीके से कमेटी में। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, तो अगर किसी को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि उसे जाना कहाँ है, और उसे लग रहा है कि कहीं कोई कानून का हनन हो रहा है, तो वो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आ जाए। उसके बाद हम लोग उसे भेज देंगे कि उसे कहाँ जाना है। किसी भी पीड़िता को अगर ये नहीं जानकारी है कानून के विषय में कि उसके साथ कोई अपराध हुआ है, उसको कहीं परेशान किया जा रहा है, तो उसे जाना कहाँ है, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आ जाए। उसके बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसे मुफीद जगह पे भेजकर और उसके साथ हो रहे जो अन्याय हैं, अत्याचार हैं, उसमें जो है अपराधी के विरुद्ध जो है आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई कराएगा, ऐसा कहना है। सर, पुस्तक में राइट टू हेल्थ की बात की गई है, महिलाओं के स्वास्थ्य के अधिकारों की बात की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो स्वास्थ्य है वो आर्टिकल 21 के तहत जो एक फंडामेंटल राइट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो महिलाओं के कई हेल्थ इश्यूज़ है। देखिए, एक तो सबसे बड़ा महिलाओं का जो बेसिक का मतलब जैसे वर्क डिवीज़न है पुरुषों का, तो उनके एक प्रेगनेंसी को लेकर जो है, गर्भाधान को लेकर एक बहुत बड़ा इशू मतलब नेचर द्वारा जो है उनको दिया गया है ये राइट, कि उनको ये बताया गया कि भाई ये एक बिल्कुल नेचुरल चीज़ है कि वो एक फीटस को अपने अंदर धारण करेंगे और बच्चा ऐसे पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें एक हेल्थ इशू का इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे बच्चा कब होना है ये भी उनके उस राइट के तहत है। अगर उनके साथ कोई अनैतिक कार्य हुआ है, वो बच्चा को जैसे मान लें कोई बलात्कार की संतान है और वो उसे कोई अनमैरिड लेडी है जो प्रेग्नेंट हो गई है, वो जानती है कि इस बच्चे के कारण जो है उसकी सोशल लाइफ, उसके जो सोसाइटी है उसमें उसका एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो वो चाहे तो इसको टर्मिनेट करा सकती है। अब बात ये आती है कि क्या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या लीगल है? देखिए, 1960 से पहले टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो लीगल नहीं, वो बिल्कुल इलीगल था। और अगर कोई प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराता था तो उसके खिलाफ आईपीसी के 312 के तहत उसके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक शाह कमेटी का गठन हुआ राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उन्होंने जो है 1971 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और उसमें जो है उन्होंने ये पाया कि उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई इस तरीके का जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो लीगल होना चाहिए, सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के तहत लीगल होना चाहिए। तो हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 ये आया, ये संसद ने पास किया, जिसमें ये कहा गया कि 20 हफ्ते तक की जो भी प्रेगनेंसी है वो जो है टर्मिनेट कराने का राइट एक वुमेन रखती है। अब ये मैरिड वुमेन हो या अनमैरिड वुमेन हो, दोनों। उसके बाद जो है यही चीज़ें जो है 21 में जाकर इसी में अमेंडमेंट किया गया, और अब वो 20 से 24 वीक सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इस एक्ट के तहत इन्होंने कर दिया है। अब वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? देखिए, इस तरीके की प्रेगनेंसी में जो है डॉक्टर द्वारा, एक तो सर्टिफाइड डॉक्टर हो वो ये काम करे, कोई ऐसे चलते फिरते मतलब संस्थाओं से ये टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसे चलते फिरते संस्थाओं से टर्मिनेशन होगा तो फिर कोई हेल्थ इश्यूज़ खड़े हो जाएंगे और चाइल्ड बियरिंग केसेस में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फ्यूचर उस महिला की जो चाइल्ड बियरिंग क्षमता है वो जा सकती है, उसके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। इसलिए ऐसे टर्मिनेशन हमेशा जो है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तहत होने चाहिए, और वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये सर्टिफाई करे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि या तो वो उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, या वो अनवांटेड चाइल्ड रेप का प्रोडक्ट है, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिससे उस महिला को जो है आगे चलकर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। इस कंडीशन में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हमारे देश में वैध है।
सर आपने एक बहुत ही उपयोगी बात कही कि वो प्रैक्टिस जो डॉक्टर प्रेगनेंसी को उसको अवार्ड करेगा, वो रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है, आए दिन आपके भी संज्ञान में रहता होगा कि गैर रजिस्टर्ड झोला छाप डॉक्टर्स क्लिनिक्स चला रहे हैं। शिकायतें भी लोगों के द्वारा की जाती हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं होती है। क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास कोई आमजन आ करके इस तरीके की अगर कोई क्लिनिक संचालित है या कोई भी इंस्टीट्यूशन संचालित है जिससे किसी के हेल्थ पे कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो डायरेक्ट शिकायत कर सकता है या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसका डायरेक्ट संज्ञान ले सकता है? देखिए, जहाँ कहीं भी कानून का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं पर भी कानून का इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, वहाँ पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक्टिव हो सकता है। तो अगर मान लीजिए आप कोई झोला छाप डॉक्टर अगर कहीं किसी ज़िले में प्रैक्टिस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे हेल्थ विभाग का एक फेल्योर है। और ये लॉ है कि ऐसा, जब ये लॉ है कि भाई सिर्फ रजिस्टर्ड MBBS पास आदमी ही जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है, तो इसका मतलब है उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो हमारे पास अगर कोई प्रार्थना पत्र आएगा तो हम उसे कंसर्न डिपार्टमेंट को भेज देंगे कि भाई आप इस पर संज्ञान लेते हुए आप बताएं कि आप कृत्य कार्रवाई करें, और हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचना दे दें। अच्छा, चूँकि हमारी रिपोर्टिंग हायर अथॉरिटीज़ को है, हाई कोर्ट्स को है, सुप्रीम कोर्ट्स को है, अपने चैनल के माध्यम से, सालसा और नालसा के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर वो अथॉरिटी जो है वो एक्टिव हो जाती है और वो एक्टिव होकर वो जो है उस ग्रीवांस का रिड्रेसल कर लेती है। सर इस पुस्तक में मैंने देखा बाल विवाह को लेकर के जागरूकता फैलाने का काम किया गया है, उससे संबंधित कानूनों का जिक्र किया गया है। हालांकि बाल विवाह में आप भी महसूस कर रहे होंगे कि बहुत ही गिरावट आई है बाल विवाह जागरूकता के चलते, लेकिन इसको बिल्कुल समाप्त करने के लिए कौन से कदम उठाने आवश्यक है? देखिए, हम लोग बाल विवाह, एक तो देखिए एक अवेयरनेस है। देखिए, कोई भी कानून से बहुत ज़्यादा चीज़ें, देखिए समाज कानून से को एक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। वो कुछ ऐसे सोशल इविल्स हैं जो समाज से स्वयं उद्भव होते हैं, वो सामाजिक दायरे में स्वतः ही नष्ट हो सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शिक्षा का प्रचार प्रसार, उसके बाद जो है जो ये हेल्थ का प्रचार प्रसार है। देखिए, अगर महिलाएं कम समय में गर्भवती होंगी, कम समय में उनकी प्रजनन समय जो है वो बढ़ जाएगा, तो ना हम आबादी पर कंट्रोल कर पाएंगे और ना हम उनके हेल्थ पर कंट्रोल कर पाएंगे। हम जो है, अगर मान लीजिए कम उम्र की शादी में जो है एक कम पढ़ी लिखी महिला जो है वो एक अच्छा परिवार भी नहीं बना पाएगी। तो अगर हम उनको ये सब चीज़ें दिखाएं कि भाई देखो, कम उम्र की शादी में ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये कंट्रोल होगा। ये तो हमारा एजुकेशन से उनको कंट्रोल करने का तरीका है। इसके बाद भी अगर ये नहीं होता तो हमारा जो कोरोसिव मेथड है, जैसे हमारे लॉ तो है ही है, हमारे पुलिस एजेंसी हैं, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सबको भी हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं कि भाई ऐसी कहीं पर भी कोई अगर खबर लगती है तो ये आप इसको कीजिए। और ये लॉ को इम्प्लीमेंट तो हमें कराना ही है, जो ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है, इसमें जो भी दोषी होंगे, ये तो, लेकिन ये लास्ट रिसोर्स है। और इसको हम लोग इसको लास्ट रूप में, ये बहुत यूज़ भी नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग जानकार हो रहे हैं, और बहुत कम जहाँ पर ये शिक्षा और इस तरीके का अभाव है, वहीं पर तो हम लोग वहीं पर देखने को मिला। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ शिक्षा का प्रचार प्रसार। एक चीज़ और सर, महिलाओं से संबंधित समाज में जो है वो देखी जाती है, इधर ज़्यादा चीज़ें ये सामने आ रही हैं महिलाओं के उत्तराधिकार के संदर्भ में। समाज में विशेष तौर पे ग्रामीण अंचल में, जहाँ अभी भी जो महिलाओं का जो शैक्षिक स्तर है वो उतना मजबूत नहीं है कि महिलाओं के उत्तराधिकार पर भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। और कई बार भ्रांति वो यहाँ तक पहुँच जाती है, लोगों को कहते सुना जा सकता है, देखा जा सकता है कि किसी भी महिला का मायके की प्रॉपर्टी में हक है कि नहीं है, या कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि अगर ससुराल में हक लेगी तो मायके में हक उसको नहीं मिलेगा। हम चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को इस पर थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश।
देखिए, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, ये मात्र सिर्फ महिला उत्तराधिकार से संबंधित नहीं है। कहीं न कहीं महिला उत्तराधिकार जो है दहेज प्रथा से भी संबंधित है। क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि भाई अब आपको जो भी इस परिवार से मिलना था वो तो आपको शादी के समय हमारे पिताजी ने या दे दिया है, और कैसा उत्तराधिकार आपका। लेकिन अब कानून जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। 2005 के बाद जो है, अब देखिए, हमारे के यहाँ दो तरीके की संपत्तियाँ होती हैं, एक शहरी संपत्ति, एक ग्रामीण संपत्ति। तो शहरी संपत्ति या आबादी की संपत्ति कह लीजिए, ग्रामीण संपत्ति वो जिस पर यूपी, अब तो रेवेन्यू कोड लग रहा है, पहले UPZA-LR लगता था, जो जहाँ पर खेती होती थी। और तो जो शहरी संपत्ति में जो था वो तो महिला को बराबर का अधिकार था, और UPZA में भी जो है, जो रेवेन्यू कोड में भी जो है, अब महिलाओं को भी बराबर का 2005 के बाद अमेंडमेंट हुआ था और बराबर का दर्जा मिल गया है। अब वो फर्स्ट क्लास, मतलब बिल्कुल भाई के साथ जो है बहन का भी बराबर का उत्तराधिकार है, ठीक है। लेकिन अब रहा सामाजिक संरचना की बात। देखिए, जब तक ये महिला उत्तराधिकार नहीं ग्राउंड रियलिटी में आएगा, तब तक ये दहेज प्रथा बनी ही रहेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को ये निवेदन करूँगा कि वो अपनी बेटियों को अपनी संपत्ति में अधिकार दें। एक बार अगर वो अधिकार देंगे, भाइयों से भी निवेदन है कि वो अपनी बहनों को अधिकार दें, तो दहेज प्रथा जो है वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। और दहेज प्रथा जो ये हज़ारों साल की कुरीतियाँ चली आ रही हैं, भाई दहेज प्रथा का उद्भव तो यही हुआ था ना, कि पिता कहता है कि ठीक है, मैं अपनी संपत्ति में तुम्हें अपने हैसियत अनुसार तुम्हें मैं एक गिफ्ट दे रहा हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो समय के साथ वो कुरूप रूप लेता गया, और दहेज के लिए महिलाएं जलने लगी। हमारे कानून में जो है अमेंडमेंट्स आने लगे, डाउरी डेथ 304B का जो मैटर आने लग, अमेंडमेंट करना पड़ा, हमें एक पूरा एक कानून बनाना पड़ा। तो ये पूरे जो इसका एक ही निदान है, ये देखिए, सामाजिक जो कुरीतियाँ होती हैं वो एक दिन में नहीं आती हैं, और सामाजिक जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी एक दिन में नहीं आती हैं। तो नए जनरेशन से बिल्कुल देखिए, कानून तो बिल्कुल आ चुका है कि महिला को बराबर का उत्तराधिकार की स्थिति है, लेकिन अब वो कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सभी भाइयों और सभी पिताओं से ये अनुरोध है कि वो अपनी लड़कियों को अपनी संपत्ति में जो है बराबर का हिस्सा दें अपने बच्चों के साथ, और देखिएगा स्वतः ही जो है ये दहेज की प्रथा समाप्त हो जाएगी। सर, इसमें आपने भी पूर्व में मातृत्व अवकाश का जिक्र किया हुआ था। कई बार देखा जाता है जो लीगली पूरा जियो सामान्य तौर पे हर स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को जानकारी में नहीं होता है। हम चाहेंगे आप उसको स्पष्ट करें कि क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी मातृत्व अवकाश का प्रोविज़न है? देखिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये सारे प्रोविज़न जो भी लेबर लॉज बनाए गए हैं वो उनके कैटेगरी के अनुसार और उनकी क्लासिफिकेशन के अनुसार बनाए गए हैं। उसमें प्राइवेट और पब्लिक का कोई डिमार्केशन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये है, इम्प्लीमेंटेशन में ही प्रॉब्लम है। अब होता क्या है कि प्राइवेट संस्थाओं में ना उनको कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ना उनको उनको ना सैलरी क्या आ रही है, ना उनके अकाउंट में जा रही है, ना उनका PF कट रहा है। तो इस तरीके से जो भी संस्थाएं हैं जहां पर ये लोग काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले अपने संस्थाओं से कहें कि हमें एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दें। आप उन्हीं जहां काम करें जहां पर आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल रहा है, प्रॉपर वो रजिस्टर्ड संस्थाएं होनी चाहिए, लेबर विभाग में संस्थाएं होनी चाहिए, प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और ये सब चीज़ें देखिए, हर डिपार्टमेंट खुला हुआ है, लेकिन हर डिपार्टमेंट लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है। उसके कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि वो सीमित दायरों में काम कर रहे हैं। अब जैसे 22 लाख की आबादी में है तो कम से जैसे 44 लाख अगर सीतापुर की आबादी है, तो इसमें असंगठित क्षेत्र में अगर इसका मान लीजिए वर्कफोर्स 60% वर्कफोर्स में है, तो आराम से 24 लाख इसमें वर्कफोर्स में काम कर रहा है। 20 लाख आबादी ऐसी है जो कहीं ना कहीं असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो 20 लाख की आबादी तक
लेबर डिपार्टमेंट का हर आदमी तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सतर्क हैं और उनकी चीज़ों को जान रहे हैं कि मैं कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ वो कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ के लिए हम लोग डीएल से बड़ा एक्टिव काम कर रहा है, हमारे पीएलवीज घूम रहे हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, आप उनसे मदद मांग सकते हैं। तो आप सीधे संस्थाओं से जुड़ सकते हैं, और अगर आपको कोई शिकायत है तो आप अपनी शिकायत उन संस्थाओं को कीजिए। वो संस्थाएं निश्चित तौर पर आपका ग्रीवांस का रिड्रेसल करेंगी, पेनल्टीज़ लगाएंगी। जो भी कानून में प्रोविज़न है कि अगर नहीं दे रहे हैं, आपको नौकरी से निकाल रहे हैं, आपको ऐसे कर रहे हैं, तो वो उसका रिड्रेसल हमारे लेबर डिपार्टमेंट करेगा, हमारा प्रशासन करेगा। सर, एक चीज़, भरण पोषण का जिक्र पुस्तक में किया गया है। भरण पोषण के संबंध में क्या कहेंगे सर? देखिए, भरण पोषण ये इसका जो है 2 स्तर है। एक तो स्तर ये है कि एक दुखद स्तर है, और एक चूँकि कानून कहता है तो भरण, अगर वो दुखद स्तर से चीज़ें नहीं दूर हो रही हैं तो कानून कहता है तो निश्चित तौर पर मिलना चाहिए भरण पोषण। अब देखिए, दुखद स्तर की बात यह है कि क्यों भरण पोषण की बात हम करें। अगर हम 15 साल से 60 साल के बीच हैं तो हम ऐसे रोज़गार में भी जा सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों में जा सकते हैं जहाँ पर हमें किसी से कोई भरण पोषण लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन कभी कभी स्थितियाँ इसके विपरीत भी होती हैं। जैसे मान लीजिए अशक्त माता पिता हैं, अशक्त पत्नी है, निरक्षर पत्नी है। तो इस सब चीज़ों के लिए जो एक टाइम फ्रेम की बात है, ये एक लिमिटेड टाइम फ्रेम की बात है। देखिए, अगर कोई मैरिज इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ और पति का ये दायित्व है कि हमारा कानून ये कहता है कि पति का ये दायित्व है कि वो अपनी पत्नी की जीविका को चलाए, उसका देखे कि वो ठीक से उसको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, पत्नी का भी दायित्व है कि वो अपने घर को प्रॉपर तरीके से चलाए। तो अगर मान लीजिए पति पत्नी में कुछ विवाद होता है, दोष किसी का भी हो, वो तो न्यायालय का वो स्तर है कि वो किसका दोष है। और न्यायालय हमारी सीआरपीसी में 125 से लेकर 128 तक ये भरण पोषण से संबंधित कानून बनाए गए हैं कि कैसे प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। तो हमारी फैमिली कोर्ट काम कर रही है, वहाँ पर हमारे लीगल एड भी हम फ्री लीगल एड भी दे रहे हैं। तो इस तरीके से और हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए जो है 125 में भी हम क्लेम कर सकते हैं, और उनका बाकायदे हर तहसील में एक ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, जो एसडीएम साहब जो हैं उस ट्रिब्यूनल के प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है। तो अगर किसी भी आदमी को जो ये लगता है कि उसे भरण पोषण की आवश्यकता है, जैसे महिला हो गए, सीनियर सिटीजन्स हो गए, बच्चे हो गए, तो वो हमसे लीगल एड भी ले सकता है और वो भरण पोषण का वाद संबंधित फोरम में दाखिल कर सकता है। चाहे वो फैमिली कोर्ट हो सकती है या एसडीएम कोर्ट हो सकती है, जो एसडीएम जो सीनियर सिटीजन की ऑथराइज अथॉरिटी है। एक चीज़ और सर, पुस्तक में महिलाओं की गिरफ्तारी के संदर्भ में जिक्र किया गया है। कई बार महिलाओं की गिरफ्तारी में नियमों के उल्लंघन की घटनाएं सामने आती हैं, और पुलिस के अगेंस्ट महिलाएं शिकायत करने में भी डरती हैं, भयभीत रहती हैं, झिझकती हैं। क्या डालसा स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे मामलों पर कार्रवाई कर सकता है? देखिए, हम कोई कार्रवाई करने वाले इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं कि अगर हमने संबंधित अधिकारी को, देखिए जैसे मान लिया पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो वो उनके एसपी साहब ही करेंगे, कोई मेडिकल की कार्रवाई है तो वो उनके सीएमओ साहब ही करेंगे। लेकिन हम जो विक्टिम और उनके जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैं उनके बीच जो है हम एक लिंक का काम कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पर भी ये पता चलता है कि किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है या कोई ऐसी बात हो रही है, तो हम वो बात को उस संबंधित अधिकारी से कह सकते हैं। अच्छा, यही पर्पज़ रहा है यही पर्पज़ हमारे डीएलएसए का रहा है, इसीलिए हमारे अध्यक्ष जी जो हैं जिला जज साहब बनाए गए हैं, और डीएलएसए की अथॉरिटी में लगभग सारे अधिकारी जो हैं वो आते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है इसमें डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं, तो हम लोग जब भी साथ बैठकर बातें करते हैं तो हम लोग एक इनफॉर्मल वे में एक बता सकते हैं, एक दूसरे को ले सकते हैं।
अच्छा, रहा सवाल जो महिलाओं की देखिए, महिलाओं की गिरफ्तारी के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से डायरेक्शंस दिए हैं। जैसे इनको थाने पर रात में नहीं बुलाया जाएगा, जब भी इनसे पूछताछ होगी तो इनके साथ महिला कांस्टेबल ही रहेगी और महिला अधिकारी ही करेगी। अगर महिला अधिकारी नहीं है तो फिर पुरुष अधिकारी अगर करता है तो महिला कोई पुलिस वाले के सामने ही की जाएंगी। इनको जो है रात में थाने पर नहीं बुलाया जाएगा, सुबह से शाम तक ही उनकी होगी। और असेसिबिलिटी टू वकील तो हर पूछताछ में है, ये बात है। और अगर इसके बावजूद भी इनको लगता है कि ये डीएलएसए से कोई मदद चाहते हैं तो डीएलएसए में हमारे एक एलडीसी का एक नई हम लोगों ने वो माननीय सालसा और नालसा द्वारा हम लोग को 4 अधिवक्ता दिए गए हैं, तो वो हमें एक प्रार्थना पत्र दे दें। हमारे एलडीसी तुरंत ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे वहाँ पर, और हमारे एलडीसी का दायरा तो प्री एफआईआर से लेकर फाइनल तक है, तो वो इन सब चीज़ों में इनकी मदद कर सकते हैं, इनको कानूनी राय दे सकते हैं, ये सब बातें। इसमें सर कानून, अधिकार, कर्तव्य, इन सब के से अलग हट करके आपने पुस्तक में सर्वाइकल कैंसर का भी जिक्र किया है। इसका सर क्या उद्देश्य है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि कानून के बीच में ये मेडिकल की बातें कहाँ से आ गई। तो देखिए, सर्वप्रथम तो आर्टिकल 21 के तहत ये राइट टू हेल्थ जो है वो हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो अच्छा, ये चूँकि स्पेसिफिक महिला संबंधित सर्वाइकल कैंसर जो है, जो ये गर्भाशय के मुख का कैंसर की बात है, ये महिला संबंधित है, तो कहीं ना कहीं ये महिला के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात ये कि यही एक ऐसा कैंसर है जिसको हम टीका कर जो है इसको रोकथाम कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान है। अगर हम 9 साल से लेकर 45 साल के बीच की महिलाओं को टीकाकरण कर दें, जिसमें 9 साल से लेकर 14 साल की बच्चियों को 2 टीका लगता है और 14 साल से ऊपर की बच्चियों को 3 टीके लगते हैं, एचपीवी वैक्सीनेशन। अगर इसका वैक्सीनेशन करा दें तो इनको ज़िंदगी में कभी सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय का कैंसर नहीं होगा। अच्छा, ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल हेल्थ को लेकर है, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का इन्वॉल्वमेंट है। कहीं ना कहीं हमारे जो सेक्सुअल फ्रीडम, ये जो अर्ली चाइल्ड मैरिज की बात हो रही है, जिसमें उनका अर्ली फैमिली शुरू हो जाती है, अर्ली वो सेक्सुअल एक्टिव हो जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं सर्वाइकल कैंसर से वो महिलाएं ग्रसित हो जाती हैं आगे चलकर। तो इसलिए इस सर्वाइकल कैंसर की जानकारी महिलाओं को, और जिनको ये पुस्तक ये लगा कि ये एक अभिन्न अंग होगा, अगर इसकी जानकारी हम ना दें अपनी इस पुस्तक में तो फिर बात पूरी बन नहीं पाएगी। इस कारण से हम लोगों ने इसको ये एक स्पेशल चैप्टर के तौर पर अंत में रखा है। सर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए लीगल एड डिफेंस सिस्टम और सुलह समझौता का भी उल्लेख इस पुस्तक में बिल्कुल अंत में आपके द्वारा किया गया है। हमारे दर्शकों को सर इसके विषय में थोड़ा सा। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए हम लोग का एक स्तंभ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एक स्तंभ जो है वो लीगल एड को लेकर है। और हमारा जब संविधान बना था तब ये लीगल एड जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी था, यानी सिर्फ स्टेट को नीति निर्देश तत्व दिए गए थे, कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं थी। लेकिन फिर 87 में जो है एक एक्ट बना, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, जो 94 में जाकर पास हुआ। उसमें ये बताया गया है कि भाई लीगल सर्विसेज जो है वो कुछ सेक्शन 12 के तहत इन लोगों को फ्री में हमें प्रोवाइड कराना है, जिसमें महिला एक अभिन्न कंपोनेंट है। अच्छा, ये तो हमारा रहा कि अब जो लीगल एड का जो दायित्व है वो हमारा वैधानिक दायित्व है, मतलब एक लेजिस्लेटिव इंटेंट उसके पीछे है। अब धीरे धीरे इस लीगल एड के लिए हम लोग के पास पैनल लॉयर्स हुआ करते थे, तो आज भी हैं पैनल लॉयर्स, और पैनल लॉयर्स सिविल, क्रिमिनल सब के लिए थे। लेकिन हमारी माननीय नालसा और सालसा ने ये सोचा कि हम क्रिमिनल के लिए, जैसे एडीजीसी आपके ज़िले में होते हैं, उस तरह स्पेशलाइज्ड हम ऐसे लोगों की नियुक्ति कर लें जो बिल्कुल हमारे रोल पर रहें, जिनको हम मंथली सैलरी दें और वो हमारा फुल टाइम काम देखें।
तो ऐसे हमारे क्या 4 अधिवक्ता जो हैं उन्होंने लीगल एड डिफेंस काउंसिल की सिस्टम उन्होंने डेवलप किया और हमें 4 अधिवक्ता उन्होंने फुल टाइम दे दिए। तो लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम का ये कार्य है कि वो प्री अरेस्ट, मतलब अगर एफआईआर भी नहीं हुई, एफआईआर हुई है और एफआईआर के पहले की बातें हो रही हैं, वहाँ से लेकर अक्यूज़ को अगर कोई नोटिस देकर पुलिस वाला बुलाता है तो वो इस कंडीशन में भी उनसे हेल्प ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल होने तक इस दरमियान जितने भी क्रिमिनल प्रोसेस हैं, अगर वो अक्यूज़ है तो इसमें हमारे एलडीसीज़ का हेल्प लिया जा सकता है। ये तो हमारी एलडीसीज़ की कार्यशैली है। कैसे हम बड़े ग्रुप से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से होते आज हम लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम एक स्मॉलर सबसेट बनाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब सुलह समझौता केंद्र के बारे में आपने जानना चाहा। देखिए, सुलह समझौता केंद्र हमारा एक ये भी कार्य हमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट ये प्राधिकृत करता है कि एडीआर के माध्यम से सुलह समझौता से हम वादों का निस्तारण करें, ताकि कोर्ट पर जो है जो पड़ने वाला बर्डन है वो थोड़ा कम हो सके। और सुलह समझौता से ये भी फ़ायदा बहुत होता है कि पार्टियों में जो है एक तो जल्दी हो जाता है, उनको लिटिगेशन में जो खर्च आता है वो बिल्कुल नहीं होता, उनको कोर्ट फीस नहीं देनी होती, और उनकी जो रिलेशन है वो बने रहते हैं। तो इसमें कोई हारता नहीं है, जीतने वाले दोनों लोग रहते हैं। तो इसके लिए हमारे क्या एक सुलह समझौता केंद्र चल रहा है। उस सुलह समझौता केंद्र में 6 हमारे मीडिएटर्स, जो ट्रेंड मीडिएटर्स हैं, जिनको 40 घंटे की MACP की ट्रेनिंग मिली हुई है, वो यहाँ पर कार्यरत हैं। और विभिन्न न्यायालयों से हमें फाइलें आती हैं, जिनको बैठकर वो निस्तारित करते हैं। अब देखिए, ये जो न्यायालयों से फाइलें आती हैं वो तो हमारे लिटिगेशन का मैटर है। हम प्री लिटिगेशन में भी सुलह समझौता कराते हैं। अब प्री लिटिगेशन में जैसे ये जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जो पारिवारिक, अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो हैं वो बड़े विभत्स हैं। देखिए, परिवार जैसे समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार होती है, और परिवार स्त्री और पुरुष के संयुक्त होने से बनती है। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ तो पूरे समाज में डिस्प्यूट हो जाएगा, और इनके डिस्प्यूट कई बड़े रूप ले लेते हैं वो, और एक डिस्प्यूट जो है वो 3-4 मुकदमों का फॉर्म ले लेता है। तो इस बात को दूर करने के लिए हमारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए प्री लिटिगेशन के केसेस को मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में हमें मीडिएशन के लिए कहा कि आप इसको मिलकर इसको निस्तारित करने की कोशिश कीजिए। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए थाने पर कोई महिला गई और वो मैटर पति पत्नी का है, मारपीट का कोई मसला है, तो वो थाने से हमारे पास आ जाते हैं। सीधे हमारे PLVs हैं, वहाँ पर कोई पति पत्नी का मसला है वो हमें भेज देते हैं। फैमिली कोर्ट से भी अगर मान लीजिए वहाँ के काउंसलर्स आते हैं और कोई आ रहा है, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी लिटिगेशन फाइल नहीं हुआ है, तो वो हमें भेजते हैं और हम लोग वो कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत से मैटर्स जो प्री लिटिगेशन से संबंधित हैं वो हम लोग जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से संबंधित है उसे हम लोग प्री लिटिगेशन के स्तर पर ये इसमें क्या होता है कि पीठ बनती है। 3 पीठें हमारे क्या काम कर रही हैं, जिसमें ट्रेन मीडिएटर्स हैं, हमारे PLVs हैं और हमारे एक फैमिली जज साहब हैं। इस तरीके से हम लोग हमारे क्या 2 जज मीडिएटर्स भी हैं, और वो जज मीडिएटर्स को भी हम लोग फाइल रेफ़र करते हैं, वो भी मैटर डिसाइड करते हैं सुनकर, मतलब वो मीडिएशन का काम करते हैं। वो जज मीडिएटर्स भी ट्रेंड हैं और वो भी ये सब काम देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ADR का काम जो है वो मीडिएशन सेंटर के माध्यम से करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपर जिला जज साहब, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभिषेक उपाध्याय जी को सुना। आपने बहुत ही सरल ढंग से महिलाओं के अधिकारों, कर्तव्यों और उन्हें उनके साथ हो रहे किसी भी तरह के अपराध के विषय में, यहाँ तक कि अगर उनके साथ कोई उनका स्वास्थ्य संबंधी हरासमेंट भी हो रहा है तो उसके प्रति भी जागरूक करने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, उनके प्रति जागरूकता के दृष्टिकोण से विस्तार से बताया गया। आपने सुना। माननीय जिला जज महोदय की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इन सभी जो कानून महिलाओं और बच्चों से संबंधित आपने देखे सुने, अपर जिला जज महोदय के द्वारा
उनकी निगरानी में इन सब का क्रियान्वयन किया जाता है और जागरूकता के कैंप्स तहसील से लेकर के ब्लॉक से लेकर के जिला स्तर पर निरंतर लगाए जाते हैं। अगर किसी भी महिला को या किसी भी बच्चे को किसी तरीके की कानूनी सहायता की आवश्यकता है तो वो सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकता है और संबंधित अधिकारी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उस पर संज्ञान लेने के लिए और कार्रवाई करने के लिए कहेगा। न सिर्फ कहेगा, आपने ये भी बताया कि कृत कार्रवाई से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी सूचित करें, इसलिए वो बाध्य भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कानून की जानकारी को लेकर के बहुत नई नई बातें जानी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक अवध क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आई इंडिया। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।